नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव BHDLA 137 की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण। इस पाठ्यक्रम में हम पहले भाषा, भाषा के प्रकार, अर्थ, परिभाषाएं इनको समझते हुए फिर हम हिंदी भाषा, उसके इतिहास पर बात करेंगे। इसके साथ ही हिंदी की विभिन्न बोलियां, उसकी व्याकरणिक संरचनाओं का परिचय प्राप्त करेंगे और इसके बाद हम संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण क्या होता है और संप्रेषण कौशल का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा। भाषा संप्रेषण का माध्यम और संप्रेषण का माध्यम होने के साथ ही ये हमारे चिंतन और मनन का भी साधन है। हम सोचते भी भाषा में हैं, हम विचार और चिंतन भी भाषा में करते हैं और उसे दूसरों के प्रति प्रकट भी भाषा में ही करते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सभी परिभाषाओं पर विचार करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाषा केवल अपनी संरचना और प्रकृति में ही जटिल नहीं होती, वरन ये प्रयोजन में भी बहुमुखी होती है। इसमें हमारे मानसिक व्यापार तो होते ही हैं, साथ ही हमारे सामाजिक व्यापार भी भाषा में ही होते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। हेनरी स्वीट एक पाश्चात्य विद्वान है। वो जब भाषा की परिभाषा करते हैं तो वो कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों के प्रकटीकरण को भाषा है। इसी से मिलती जुलती परिभाषा बाबूराम सक्सेना जी जो भारतीय विद्वान है वो देते हैं और उसमें थोड़ा सा और कुछ आगे जोड़ते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को भाषा है। सबसे ज्यादा मान्य जो परिभाषा है वो है ब्लॉक ऑफ ट्रेगर। वो कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इस परिभाषा में आप देखिए कि कुछ चीजें उन्होंने खास तौर पे दिखाई हैं, जिनमें है ध्वनि प्रतीक, यादृच्छिक। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, तो एक तो यादृच्छिकता ध्वनि प्रतीक है, फिर समाज करता है यानी सामाजिकता है और इसके साथ साथ एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था पर भी उन्होंने बात दिया है, यानी ये चार पक्ष हैं, ध्वनि प्रतीक, यादृच्छिकता, व्यवस्था और समाज। ये जो चार पक्ष हैं, इन्हीं चार पक्षों को हम भाषा का मूल तत्व भी कह सकते हैं और इसी के आधार पर भाषा का स्वरूप, भाषा की प्रकृति और लक्षण को भी हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा प्रतीक है, प्रतीकात्मक होती है और इसका काम संप्रेषण करना होता है। प्रतीक क्या है? तो प्रतीक ये जो ध्वनियां हैं उनका एक सार्थक और स्वतंत्र समूह है और प्रतीक के रूप में जब हम कोई शब्द ग्रहण करते हैं तो यानी प्रतीक रूप में जो ग्रहित शब्द है या वाक्य है वो उन सभी वस्तुओं और भावों के लिए सामान्यीकृत होता है। जैसे उदाहरण से आप समझे कि जैसे हमने कहा कमल, कमल कहते ही जो श्रोता है उसके मस्तिष्क में जो एक चिन्ह बनता है, एक बिंब बनता है, वो दो तरह से बनता है। एक तो हमने कहा कमल, तो कमल की जो ध्वनियां हैं यानी क जिसमें हलंत लगा होगा आधा क प्लस अ, म जिसमें हलंत लगा है धन अ, ल और धन आ, यानी ये 6 ध्वनियां सीधे सीधे मस्तिष्क में पहुंचती हैं और इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं यानी जिस तरह से ये लिखे जाते हैं वो भी मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। कमल कहते ही उच्चारण के साथ ही ये चिन्ह हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं और इसके साथ ही एक विशेष फूल जिसको हम कमल कहते हैं वो फूल की आकृति भी हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है और इस सबके मस्तिष्क में जो भी कमल शब्द हिंदी का है तो जो भी हिंदी भाषा को जानता है और जो भी वो कमल जिसने भी कभी कमल का फूल देखा हो या उसका चित्र देखा हो तो कमल कहते ही सबके मस्तिष्क में समान रूप से ये ध्वनियां और वो पुष्प अंकित होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये सामान्यीकृत होता है। इस संबंध में दो बातें ध्यान देने की है कि पहली तो ये कि ये जो प्रतीक है, ये जो ध्वनि प्रतीक है ये मूल रूप से ध्वनि परक होते हैं
लिपिबद्ध ये बाद में होते हैं। यानी जब हम कमल कह रहे हैं तो क म ल का जो उच्चारण, जो ध्वनियां है, ये पहले मस्तिष्क में पहुंच रही है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो साक्षर ना हो लेकिन वो भी कमल को समझे, तो ये लिखित रूप में बाद में आता है, ये लिपिबद्ध ये बाद में होते हैं। और दूसरी चीज, जो मस्तिष्क में चित्र बनते हैं वो मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या जातीय और परंपरागत परिवेश से संबंधित होते हैं। इसके विषय में अभी हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से समाज का, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है प्रतीकों पर या प्रतीकों को समझने के लिए। दूसरी चीज आती है भाषा की विशेषता, यादृच्छिकता। यानी ये जो भाषिक प्रतीक है और जो यथार्थ वस्तु है, जैसे कमल का जो ध्वनि है, जो लिपि है, और जो कमल वास्तव में पुष्प है, तो इनके बीच जो एक संबंध है, जो संकल्प, जिसको हम कहते हैं संकल्पनागत संबंध, वो नैसर्गिक या प्राकृतिक नहीं होता, ये यादृच्छिक होता है। इसीलिए अलग अलग भाषाओं में एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्द हैं। अगर वो प्राकृतिक होता तो सब में एक ही जैसा होता। जैसे हिंदी में हम घोड़ा कहेंगे तो संस्कृत में अश्व कहेंगे, अंग्रेजी में उसको हॉर्स कहेंगे, चीनी में हम माँ कहेंगे, ऐसे कोई भी आप शब्द उठा सकते हो। तो इसका अर्थ होता है कि जिस भाषा में जो शब्द रख दिया गया वो रख दिया गया। साथ ही ध्वनि प्रतीकों की भी ये बात है। जब हम लिपिट बनाते हैं तो भी हमने क बनाया तो क के लिए हमने आकृति बनाई कि एक लकीर होगी, उसमें हम एक छोटा सा गोला बनाएंगे, फिर एक उसकी ऐसे पूंछ बनाएंगे। तो ये हमारी मर्जी। अगर क को हम ख की तरह लिख रहे होते तो उसको ही हम क पढ़ रहे होते, ख को हम क पढ़ रहे होते। यानी ये पूरी तरह से यादृच्छिक होता है। इसके बाद सामाजिकता की हम बात कर रहे थे, तो समाज में जो प्रतीक है वो हेतु का काम करते हैं। समाज का मतलब एक भाषा भाषी समुदाय जिसमें अपने ही एक सामाजिक स्तर है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। तो ये जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो समाज में अपनी भाषा के द्वारा ही सारे कार्य व्यवहार करता है। तो उसका मनोविज्ञान, उसकी जो ऐतिहासिकता है उस समाज की, जो वहाँ का भौगोलिक परिवेश है, ये सारे संदर्भ उस भाषा के साथ जुड़ते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि जैसे हम मीरा होता है तो हम पानी मांगते हैं, लेकिन सूर्य को अर्पित करना हो तो हम जल देते हैं। अर्थ एक ही है, लेकिन सूर्य को पानी नहीं दिया जाता, सूर्य को जल अर्पित किया जाता है और पीने के लिए हम पानी मांग लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं। जैसे खाना होगा तो हम कहेंगे चावल दो, पूजा में चढ़ाना है तो अक्षत होगा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं जिनकी सांस्कृतिक मान्यताएं के हिसाब से हम अर्थ देते हैं। मुहावरे भी इसी तरह से बनते हैं। किसी के पैर छूना हो तो हम कहेंगे चरण स्पर्श करो। ऐसे आप पैर भी कह सकते हैं, पाँव कह सकते हैं, टांग कह सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी जो भाषा है वो यादृच्छिक है, वो समाज की संपत्ति है और इसके साथ साथ वो प्रतीकों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त भाषा में कुछ और भी गुण होते हैं। एक बड़ी चीज जो भाषा में होती है, जो बड़ी विशेषता है उसकी, वो है सर्जनात्मकता। ये मानव भाषा की ही विशेषता है। बाकी भाषा हर जीव की अपनी होती है। पशु अपनी भाषा में बात करते हैं, पक्षी अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन मानव की भाषा की बात जब हम करें तो उसमें एक विशेषता होती है कि वो सर्जनात्मक होती है। यानी हमारे पास वर्णमाला है, जैसे हिंदी की या देवनागरी की वर्णमाला दिखती है, 52 वर्ण है हमारे पास, लेकिन उन 52 वर्णों से हमने कितने सारे शब्द बनाए और हर साल कितने और शब्द हमारे शब्दकोश में जुड़ जाते हैं। ये हमारी सर्जनात्मकता का ही परिणाम है या उसका ही उदाहरण है। हम उन्हीं शब्दों के इस्तेमाल से कितने पद और कितने वाक्य बनाते हैं। एक ही बात को अलग अलग व्यक्ति कितने अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं। ये इसकी सृजनात्मकता का ही परिणाम होता है। ये वही क्षमता है कि भाषा में ये जो गुण होता है मानवीय भाषा का, ये उसको बाकी सबसे अलग कर देता है। इसके साथ भाषा की कुछ और विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे भाषा जो है वो अर्जित होती है, वो जन्मजात नहीं होती। हम उसे या तो अनुकरण से ग्रहण करते हैं, जैसे हम अपनी मातृभाषा को ग्रहण करते हैं। बच्चा जहाँ जन्म लेता है अपने आप ही वो भाषा सीख जाता है, उसको सीखने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनुकरण के आधार पर सीखता है। और कई बार हम भाषाओं को अर्जित करते हैं प्रयास के साथ, उसमें पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति है
वो हिंदी के साथ, जैसे अगर हम हिंदी बोलते हैं तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। तो भाषा अर्जित की जाए। एक जैसे हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति है, वो अगर दूसरे क्षेत्रों में जाता है, मान लो वो तमिलनाडु में जाता है, तो रहते रहते वो तमिल भी सीख जाता है। तो भाषा को हम या तो सप्रयास या अनायास ही अनुकरण के माध्यम से अर्जित करते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति यानी मानव जन्मजात भाषा लेकर नहीं आता। इसके साथ ही भाषा की एक और विशेषता होती है कि वो परिवर्तनशील। समय के साथ भाषा में परिवर्तन होता है और जो भाषाओं का हम विकास देखते हैं, जैसे जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आदिकाल से यानी आरंभिक जब आर्य भाषाओं की शुरुआत होती है संस्कृत से, तो कैसे भाषाएं विकास करते हुए आज हिंदी तक पहुंची। तो हर भाषा परिवर्तनशील होती है और यही परिवर्तन जो है, यही विकास जो है, उसे एक नई भाषा के रूप में परिवर्तित करता है। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये उच्चारण के स्तर पे भी होते हैं, ध्वनियों के स्तर पर होते हैं, अर्थ के स्तर पर होते हैं। जैसे अर्थ संकोच होता है, कभी अर्थादेश होता है, कभी अर्थ का विस्तार होता है, अर्थ का उत्कर्ष या अपकर्ष होता है। तो इसके साथ साथ उच्चारण में ध्वनियों में होता है। आप एक फिल्मों से इसका अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर खड़ी बोली हिंदी आज हम बोलते हैं, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो सामान्यतः हम खड़ी बोली की बात करने लगते हैं। हिंदी के रूप में मानक रूप में आज यही स्वीकृत है। तो अगर हम फिल्में देखते हैं तो आज की फिल्म भी खड़ी बोली में है, और आप 40 के दशक की फिल्म देखिए तो वो भी उसी में है। तो आप अगर इस तरह से ध्यान रखें, तो आप अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें इसका, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो फिल्में हैं, ये किस तरह से हमें दिखाती हैं साफ साफ। उस समय लोग जो बोलते थे, जो शब्दों का उच्चारण करते थे, जिस भी तरीके से करते थे, वो बिल्कुल ही अलग होता था। अब जो हम करते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। पूरा पूरा उच्चारण का तरीका बदल चुका है। तो ये हमारी भाषा की परिवर्तनशीलता को दिखाता है। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाषा जो है वो सामाजिक संपर्क। हमने पहले भी कहा कि भाषा में जो हम व्यवहार करते हैं वो समाज में ही व्यक्ति अपने आप को व्यक्त करता है, अपनी व्यक्ति करता है, और समाज भी अभिव्यक्ति को सुनता है। तो भाषा चाहे आप परंपरा से ग्रहण करें और चाहे आप अर्जित करें, लेकिन उसका संबंध तो समाज से ही होगा, क्योंकि समाज में रहकर ही आप अपने विचारों को प्रकट करेंगे, उसका आदान प्रदान करेंगे, अपने भावों का, अपने विचारों का। तो इसलिए भाषा समाज की संपत्ति भी होती है और समाज के द्वारा ही उसका प्रचार प्रसार भी होता है। इसी के लिए हम ये भी जोड़ सकते हैं कि एक ही समाज में बहुत सारे स्तर होते हैं, सामाजिक स्तर, व्यक्ति की शिक्षा के आधार पे, उसके आर्थिक स्थिति के आधार पे भिन्न भिन्न स्तर है। तो इसी तरह भाषा के भी भिन्न भिन्न स्तर हो जाते हैं। एक ही भाषा, जैसे हम खड़ी बोली हिंदी बोल रहे हैं और आज अगर हम लखनऊ में रहते हैं तो एक ही जगह है, एक स्थान विशेष है, यहाँ पर खड़ी बोली बोली जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डॉक्टरों इंजीनियरों की भाषा अलग होगी, अगर आप वकीलों की भाषा अलग होगी, मजदूरों की भाषा अलग होगी, शिक्षित की भाषा अलग होगी, अशिक्षित की भाषा अलग होगी। यानी भिन्न भिन्न स्तर होते हैं जो भाषा में एक उसको विशेष गुण या विशेष सौंदर्य, विशेष रूप प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सामाजिक स्तर है उसके आधार पर भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। इसके साथ ही एक और विशेषता इसकी हम देख सकते हैं कि भाषा जो है वो एक उसकी एक भौगोलिक सीमा हो, वो एक विशेष क्षेत्र विशेष में या भूखंड विशेष में बोली जाती है और दूसरे क्षेत्र की भाषा अलग होती है। अब भाषा जैसे आप इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलेंगे तो फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, भारत में आप देखें तो तमिलनाडु में तमिल है, तो आप कर्नाटक में आप कन्नड़ बोलते हैं, केरल में आप मलयालम बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा होती है, यानी भाषा की एक भौगोलिक सीमा है। एक बहुत बड़ी विशेषता जो भाषा के परिवर्तन का या विकास का कारण भी होती है और नई भाषा को जन्म देने का कारण या नई भाषा बन जाने का कारण भी होती है, वो ये होती है कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर आती है। ये जो सरलता की प्रवृत्ति है, ये मानव की, जिसको हम प्रयत्न लाघव की बात भी करते हैं, तो ये मानव जो है वो हमेशा सरल बोलना चाहता है, सरलता चाहता है। तो ये प्रवृत्ति भाषा में बहुत सारे परिवर्तन, ये परिवर्तन शब्द के उच्चारण में भी होते हैं, ध्वनियों में होते हैं, और साथ में भाषा में जो भिन्न भिन्न प्रकार के और भी परिवर्तन होते हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं। जैसे शब्द है ब्रह्म,
जब हम इसको लिखते हैं शुद्ध रूप में तो हम लिखते हैं ब्र, यानी ब में र लगाते हैं, ह आधा होता है और म, ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म बोलने में कठिन है, तो हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, ब्रह्म। अब ब्रह्म बोल रहे हैं, यानी ब्र के बाद हम आधा ह ना बोल करके आधा म बोल रहे हैं और ह को बाद में पूरा बोल रहे हैं, ब्रह्म। तो धीरे धीरे ब्रह्म हम लिखने भी लगे, और अब अगर हम ब्रह्म लिख भी देते हैं तो उसको गलत नहीं माना जाता, पर एक समय आएगा कि ये ब्रह्म ही मानक हो जाएगा। ये ब्रह्म जो कठिन वाला ब्रह्म है जिसमें आधा ह और म है वो हट जाएगा। इसी तरह से शब्द है चिन्ह, आधा ह और न है, लेकिन हम चिन्ह बोलते हैं और चिन्ह लिख भी देते हैं, तो कभी कभी इसको सही कर दिया जाता है, कभी गलत किया जाता है, लेकिन एक समय कुछ समय बाद आएगा जब चिन्ह ही मानक बन जाएगा और चिन्ह जो है वो हट जाएगा। तो ये कठिनता से सरलता की ओर जाना है। ऐसे ही शब्द था कभी, हम बोलते हैं कभी। शब्द है जब ही, हम बोलते हैं जब ही। इसी तरह से जो जैसे स्कूल, तो इसको हम स्कूल बोलेंगे, स्नान तो उसको हम स्नान बोल देंगे, यानी उसके पहले कोई ना कोई स्वर हम जोड़ दे रहे हैं। तो ये वृत्ति जो है ये अर्थ में परिवर्तन करती है, आपके शब्दों में परिवर्तन करती है, ध्वनियों में परिवर्तन करती है। जैसे अर्थ में परिवर्तन की हमने पहले भी बात की थी कि अर्थ का विस्तार होता है, अर्थ का संकोच होता है, अर्थोत्कर्ष और अर्थोत्कर्ष होता है। जैसे उदाहरण आपको मिले तो जैसे शब्द है स्याही, आप सब जानते हैं स्याही जिसे लिखा जाता है, लेकिन ये जब शब्द पहले बना था तो जो रोशनाई जिसका हम प्रयोग करते थे तो जब वो काले रंग की होती थी, स्याह शब्द है, स्याह का अर्थ होता है काला, तो जब हम काली रोशनाई से लिखते थे तो उसको हम स्याही कहते थे, क्योंकि वो स्याह कलर की है और पहले काले रंग की ही रोशनाई होती ही थी, तो उससे ही लिखा जाता था, तो वो स्याही थी। लेकिन आजकल तो नीली स्याही भी होती है, हरी स्याही भी होती है, लाल स्याही भी होती है, क्योंकि स्याही का मतलब हमने रोशनाई को ले लिया। तो इसको कहते हैं अर्थ का विस्तार हो जाना, जो एक छोटी चीज के लिए एक केवल काले रंग से लिखने वाला जो सामग्री थी उसके लिए प्रयुक्त होती थी, अब वो हर तरह की रोशनाई के लिए प्रयुक्त होने लगी। तो ये होता है अर्थ का विस्तार। इसी तरह से कुछ शब्दों का अर्थ संकोच हो जाता है, जैसे मृग शब्द है, जब हम संस्कृत में मृग देखते हैं तो मृग का मतलब जानवर होता है जो जंगल में रहता है, तो जो शेर है वो भी मृग है, जो मृग है हिरन है वो भी मृग है, तो जंगल के और जो जानवर है सब मृग है, यानी मृग का अर्थ पशु। लेकिन जब हम अब हिंदी तक आते हैं धीरे धीरे तो हम देखते हैं मृग का मतलब हिरन केवल रह गया, अब जब हम मृग कहेंगे तो उसका अर्थ केवल हिरन है, तो इसको कहते हैं अर्थ का संकोच हो। इसी तरह शब्द है महरी, जब आप महरी देखते हैं, जैसे आप सूरदास वही पद पढ़ते हैं, तो नंद महरी घर आनंद छायो, यानी नंद की जो स्त्री है उसके घर में आनंद छा गया है। यहाँ पर महरी का अर्थ स्त्री से है, यानी सभी स्त्रियों के लिए महरी शब्द का प्रयोग हो सकता होता था, यानी जो भी एक गृहस्थी में लगी हुई स्त्री है वो महरी। लेकिन अब हम जब महरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम एक खास उस स्त्री विशेष के लिए करते हैं जो घरों में काम करने के लिए आती है, जो उसके बदले में कुछ पैसे लेती है, तो एक इसका भी अर्थ का संकोच है। इसी तरह से अर्थ का उत्कर्ष और अपकर्ष होता है, यानी कई बार अर्थ जो है पहले किसी को किसी बुरी चीज के अर्थ में लिया जाता था, अब वो उसका उत्कर्ष हो गया, वो बहुत अच्छा माना जाने लगा है। जैसे शब्द साहसी या साहस, जब पहले हम संस्कृत में देखते हैं तो साहस का अर्थ होता था कि जो बहुत ही जिसको आप ये कहें कि जो हत्या करता है, जो डाकू है, जो व्यभिचारी है, तो उस अर्थ में साहस और साहसी का प्रयोग होता है। आप अगर जयशंकर प्रसाद का आप कहानी भी पढ़ेंगे तो वहां भी जो जलदस्यु है उसके लिए साहसी शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब साहसी जब हम कहते हैं या साहस कहते हैं तो बहुत अच्छे जो भी बहादुर है वो सब साहसी है, तो ये कहते हैं उत्कर्ष हो जाना अर्थ का। इसी तरह से जैसे मुग्ध, मुग्ध का अर्थ जब आप संस्कृत में देखते हैं तो मूढ़ के लिए होता है, लेकिन अब हम मुग्ध का अर्थ मोहित के लिए करते हैं, मोहित हो जाना, मुग्ध हो गया, तो इसको कहते हैं अर्थ का उत्कर्ष। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ का अपकर्ष हो गया है, यानी पहले वो अच्छे अर्थ में प्रयोग किए जाते थे, अब वो बहुत बुरे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे शब्द है जुगुप्सा, ये गुप्त धातु से बनता है, यानी गुप्त रखने। तो ये पहले जो सैद्धांतिक विवेचन होते थे या कोई संप्रदाय विशेष का होता था जहाँ पे आप कोई चीज छुपाना चाहते थे कि बाकी सब लोग ना जाने और किसी खास व्यक्ति के लिए हो, तो उसके लिए जुगुप्सा शब्द का प्रयोग होता है।
लेकिन अब जुगुप्सा की बात करते हैं वो घृणित के रूप में आता है, जिसका अर्थ घृणा हो जाता है। तो यानी ये अर्थ था आपका अपकर्ष। इसी तरह से अगर आपको और उदाहरण दें तो जैसे लुच्चा, लुच्चा जो शब्द है आजकल बहुत ही बुरे अर्थ में लिया जाता है, कहते हैं लुच्चा लफंगा है, यानी जो व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है चारित्रिक रूप से, आप उसको लुच्चा कहते हैं। लेकिन जो लुच्चा था पहले, ये जो लुंचित केशों के लिए आता है कि जिनके बाल जो बहुत दिनों से, जो साधु सन्यासी थे जो बहुत दिनों तक बाल नहीं बनाते थे, तो उनके बालों में जो गांठें पड़ जाती थी, तो उनके बाल जो बहुत सारे कुंतल पड़ जाते थे, तो उसके लिए लुच्चा शब्द का प्रयोग होता था। जो पहले साधु सन्यासी के लिए प्रयोग होता था, अब आज वो एक बुरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो इसको हम कहते हैं अर्थ का अपकर्ष। तो ये कुछ भाषा की विशेषताएं हैं, यानी भाषा जो है वो सरलता की ओर हमेशा जाती है। ऐसे आप अंग्रेजी से भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए जो क्रियाएं हैं, तो बली और निर्बल क्रियाएं होती हैं। तो जो बली क्रियाएं थी वो अपना जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आती है तो उनमें परिवर्तन नहीं होता, वो अलग अलग होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गो का आप गोड नहीं बनाते हो, गो का अलग सेकंड फॉर्म वेंट होगी, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन होगी, अलग 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 है। लेकिन बहुत सारी क्रियाएं ऐसी जो निर्बल क्रियाएं हैं, उनमें हम डी या ईडी लगा करके उसकी सेकंड फॉर्म बना देते हैं। याद कर, पहले बहुत सारी बली क्रियाएं थी, यानी सभी के तीनों फॉर्म आपको याद करनी है। तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, कितने सारे याद करेंगे। तो धीरे धीरे प्रचलन में सबको डी और ईडी लगा के बनाने लगे। अब बहुत कम शब्द ऐसे बचे हैं, यानी वो बली क्रियाएं जो अभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में अलग है, बाकी सब में डी और ईडी लगने लगा। यानी भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। तो भाषा की विशेषताओं के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं कि भाषा के विविध रूप क्या है, भाषा कितने प्रकार की हो सकती है। तो भिन्न भिन्न आधारों पर हम भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भौगोलिक आधार पर, यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर, बोलने वालों की संख्या कितनी है इसके आधार पर, या कितने बड़े क्षेत्र विशेष में वो बोली जाती है। तो इसके आधार पर जब हम देखते हैं तो उसका दायरा कितना बड़ा है, तो उस आधार पर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले जो बोली देखते हैं वो है व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली यानी एक व्यक्ति की बोली। हर व्यक्ति की बोली अपनी होती है, वो दूसरे से अलग है। वो उसका अपना एक मनोस्थिति होती है, उसकी अपने मनोविज्ञान होता है, उसकी अपनी एक शारीरिक संरचना होती है, उसका अपना एक तरीका होता है बोलने का। इसके साथ साथ जो जिस क्षेत्र विशेष में रहता है उस समाज का, उस पर्यावरण का भी उस पर फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों से प्रभावित होने के कारण जो हर व्यक्ति है उसकी बोली दूसरे से अलग हो जाएगी। तभी आप आवाज सुनते ही या बोली का लहजा देखते ही आप पहचान जाते हो कि तो इसकी बोली होगी, चाहे आप उसको ना भी देखें। तो ये है जिसमें व्यक्तिपरकता विशेष रूप से होगी, वो होती है व्यक्ति। इसके बाद आगे होती है स्थानीय बोली, यानी जब बहुत सारी व्यक्ति बोलियां मिल जाती हैं तो उससे बनती है एक स्थानीय बोली, यानी एक स्थान विशेष की बोली। ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ, इन सब स्तरों पर परस्पर ये बोधगम्य होती है और उस स्थान विशेष के लोग आपसी बातचीत में उसका ही सहारा ले रहे होते हैं या उसके ही माध्यम से आपसी संप्रेषण कर रहे हैं। बस ये दो स्थान विशेष है, ये छोटे स्तर पर बोली जाती है। इसके बाद होती है उपबोली, यानी एक से ज्यादा स्थानीय बोलियां मिलती हैं तो वो एक उपबोली का निर्माण। जैसे भोजपुरी जो है वो बोली है, लेकिन उसकी उपबोलियां हैं, जैसे छपरहिया, गोरखपुरिया, नगपुरिया। जैसे छत्तीसगढ़ी एक बोली है तो उसकी उपबोलियां लरिया है, खलताही है, ये उसकी उपबोलियां। तो जब कई स्थानीय बोलियां मिलती हैं तो एक उपबोली बनाती है। इसके बाद होती है बोली, जैसे भी हमने आपको बताया, कई उपबोलियां मिलेंगी तो वो एक बोली का निर्माण करेंगी। जैसे अभी भोजपुरी की बात हमने की, तो छपरहिया, गोरखपुरिया, नगपुरिया और भी कई हैं, ये सब मिलके भोजपुरी बनाएंगे। इसी तरह से आपकी जो छत्तीसगढ़ी की हमने बात की थी, तो आपकी लरिया, खलताही और भी कई सारी हैं, ये सब मिल करके आपका एक बोली बनाएंगे जिसको आप कहेंगे छत्तीसगढ़ी। इसके बाद होती है उपभाषा। कुछ विद्वान जो हैं, जो हम लोग जैसे हिंदी की बात जब पढ़ते हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो हम उसमें उपभाषा वर्ग देखते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो इन उपवर्गों को उपभाषा है।
और बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि उपभाषा वर्गों में हिंदी को विशेष वर्ग में किसी भी भाषा को नहीं माना जाए। इसके बाद होती है भाषा। भाषा का क्षेत्र काफी व्यापक होता है, उसमें बहुत सारी बोलियां होती हैं, यानी एक या एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। कई उपभाषाएं, जैसे उपभाषा वर्ग की हम बात हिंदी में 5 उपभाषा वर्ग जब बनाते हैं तो वो मिलकर के एक भाषा बनाते हैं। हिंदी में जैसे 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषा वर्ग है और 18 बोलियां हैं। किसी भी बोली को भाषा बनने के लिए यानी भाषा के स्तर पर पहुंचने के लिए 4 गुणों का होना आवश्यक होता है। एक तो भाषा का जो विस्तार है वो तो ज्यादा होना ही चाहिए, बोलने वालों की संख्या तो ज्यादा होनी ही चाहिए। इसके अलावा भी जो 4 चीजें चाहिए वो है, सबसे पहली चीज की ऐतिहासिकता, यानी वो भाषा जो है वो उसकी एक अपनी परंपरा, वो लगातार उसका विकास क्रम आपको दिखाई दे रहा। जैसे हिंदी एक भाषा है तो हिंदी का जब हम विकास क्रम देखते हैं तो हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में लगभग ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व से देखते देखते ऐतिहासिकता में आगे बढ़ते जाते हैं और 1000 के आसपास हम हिंदी पे आते हैं। और हिंदी में फिर भी 1000 से लेकर आज 2200 चल रहा है, तो उसमें भी हम भाषा का विकास, उसका आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिकाल देखते हैं। तो उसकी एक परंपरा होनी चाहिए, उसका पर्याप्त विकास हुआ होना चाहिए। दूसरी विशेषता जो हम भाषा की देखेंगे वो है जीवंतता, यानी वो भाषा प्रयोग में और प्रचलन में होनी चाहिए। भाषा कितनी भी समृद्ध हो, कितना भी बड़ा उसका इतिहास हो, कितना भी ज्यादा उसमें ज्ञान विज्ञान हो, अगर वो जीवंत नहीं है, यानी आज अगर उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वो भाषा के स्तर पे नहीं आना। तो उसका लगातार प्रयोग और प्रचलन होना चाहिए। तीसरी विशेषता जो इसी से जुड़ती है वो है स्वायत्तता, यानी वो भाषा भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही है, वो किसी खास काम के लिए ही ना प्रयोग की जाती है। केवल बातचीत की भाषा ना, बातचीत की भाषा भी उसको होना चाहिए, उसमें साहित्य रचना भी होनी चाहिए, उसमें लोक साहित्य भी होना चाहिए, उसमें ज्ञान विज्ञान भी होना चाहिए, वो शिक्षा का भी माध्यम हो, वो सरकारी काम काज का भी माध्यम हो। तो यानी वो जो स्वायत्त हो, हर कार्य क्षेत्र में प्रयोग की जा रही हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो भाषा। इसके साथ ही एक जो और सबसे बड़ी चीज है तो उसका एक मानक रूप होना चाहिए, मानकता का गुण उसमें होना चाहिए, यानी जो भाषिक संरचना है उसमें एक रूपता होनी चाहिए। जब आप मानक का निर्माण नहीं करते हैं या किसी का एक स्वरूप को मानक स्वरूप नहीं मानते हैं तो सब लोग अपनी अपनी तरह से बोल रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से लिख रहे हैं, तो वो भाषा के पद पर नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए भाषा में मानकता का गुण होना बहुत आवश्यक है। तो ये 4 अगर गुण होंगे तो वो भाषा के पद पर आसीन हो सकती है। ये तो प्रकार थे भूगोल या भौगोलिक आधार पर, जिसमें व्यक्ति बोली था, स्थानीय बोली, उपबोली, बोली, उपभाषा और भाषा। अब इसके बाद हम दूसरा आधार जो लेते हैं भाषा के प्रकार देखने के लिए, तो वो आधार है प्रयोग के आधार, यानी हम भाषा का किस तरह से प्रयोग करते हैं उसके आधार पे भाषा के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है सामान्य बोलचाल की भाषा, यानी हम अपने रोजमर्रा के काम में, अपने संप्रेषण के लिए, अपने समाज में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा कहते हैं, और ये लगभग संपर्क भाषा का काम करती है। उसके बाद इसका दूसरा प्रकार होता है साहित्यिक भाषा। ये भाषा का आदर्श रूप होता है, ये साहित्य की रचना में, शिक्षा में, ज्ञान विज्ञान की जो पुस्तकों का निर्माण है उसमें इस भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये भाषा प्रायः ही परिनिष्ठित होती है। लेकिन जब वो साहित्य में प्रयोग की जाती है तो कई बार जो साहित्यकार होता है, कवि होता है, लेखक होता है, वो सामान्य नियमों को तोड़ सकता है, लेकिन बाकी जब शिक्षा के माध्यम के रूप में या कार्यालयों में या कहीं भी और प्रयोग की जा रही है ये भाषा, तो ये परिनिष्ठित होगी और माना, जैसे हिंदी है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब साहित्यिक भाषा है। इसके बाद होती है व्यावसायिक भाषा। ये जो व्यावसायिक भाषा है ये औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी। ये तकनीकी, अर्ध तकनीकी, लिखित, मौखिक, इस सब प्रकार की हो सकती है। और इन सभी रूपों में जो व्यापार और व्यवसाय हैं, हर व्यापार, हर व्यवसाय की अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होती है, अपनी एक विशेष संरचना होती है, तो ये उसके आधार पर काम करती है। जैसे डॉक्टरों की भाषा, एक डॉक्टर अगर डॉक्टर से बात करेगा तो अलग भाषा में बात करता है,
इंजीनियरों की भाषा, वकीलों की भाषा, व्यापारियों की, मजदूरों की। अब राजगीर होगा एक मकान बनाने वाला, तो वो अपनी भाषा में बात करेगा अपने लोगों से, तो वो व्यावसायिक भाषा कहलाती है। इसके बाद होती है कार्यालयी भाषा, यानी जिसका प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है, निकायों में, कंपनियों में, या जो और प्रशासनिक दफ्तर है उनमें किया जाता है, तो वो कार्यालयी भाषा कहलाती है। ये देखने में तो सामान्य भाषा ही होती है, लेकिन इसकी जो संरचना होती है और जो शब्दावली होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो उसी संरचना में उसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे अगर पत्र का प्रारूप बनाना है तो पत्र ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आपको निविदा देनी है, अगर आपको कोई अनुस्मारक देना है, तो वो किस तरह से दिया जाएगा उसकी विशेष संरचना है। तो ये कार्यालय भाषा कहलाती है और ये ज्यादातर औपचारिक और लिखित होती है। इसके बाद हम आते हैं तो आता है राजभाषा। जो राजभाषा है ये परिनिष्ठित होगी और मानक होगी, यानी जिसमें हमारे राजकाज होते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा समझी जाने वाली भाषा। विषय के अनुसार शब्दावली और संरचना का प्रयोग तो हम कर सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन ये परिनिष्ठित निश्चित रूप से होगी और मानक जरूर होगी। सभी सरकारी मंत्रालयों में, कार्यालयों में, कंपनियों में या निकायों में, जो संसद है, जो आपसी सरकार और जनता के बीच में अगर कोई काम हो रहा है तो सीधा संबंध बनाया जा सके, इसके लिए राजभाषा होती है। जैसे हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी के अलावा भी है, लेकिन हिंदी भी भारत की राजभाषा है। इसके बाद राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा जो है वो किसी भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, राष्ट्र का प्रतीक है, और उसका संबंध पूरे राष्ट्र की जो सांस्कृतिक चेतना है, जो उसकी अस्मिता है, उसका गौरव है, उससे जुड़ा होता है। राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा हो ये कोई अनिवार्य नहीं है। तो ये राष्ट्रभाषा, भारत में राष्ट्रभाषा के पद पर कोई भाषा नहीं है। इसके बाद भाषा का प्रकार प्रयोग के आधार पर जब हम देखते हैं तो एक भाषा होती है गुप्त भाषा। ये जो भाषा है ये किसी विशेष वर्ग, समूह या संप्रदाय में प्रयुक्त होती है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो उस वर्ग या संप्रदाय या समूह है, या जिनके लिए इस भाषा की रचना की जा रही है। तो इसीलिए कई बार इसे वर्ग भाषा या चोर भाषा या कूट भाषा भी कहा जाता है। जैसे सेना ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है जब कूट भाषा में कोई संदेश अपने लोगों तक भेजती है, या कई बार जो अपराधी हैं, जो चोर डाकू हैं या आतंकवादी हैं, वो लोग भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम कूट भाषा या गुप्त भाषा कहते हैं। इसके बाद एक और प्रकार होता है जो प्रयोग के आधार पर है, वो है मृत भाषा, यानी वो भाषा जिसका प्रयोग पहले कभी जीवंत भाषा के रूप में होता था, जिसमें बहुत ज्ञान विज्ञान होगा, विपुल साहित्य होगा, जिसका भंडार बहुत बड़ा होगा, जो पहले शायद कभी राजभाषा राष्ट्रभाषा भी रही हो, लेकिन अब उसका व्यवहार या तो नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। वो अब प्रचलन में नहीं है, अब वो जीवंत नहीं है, तो उसे हम मृत भाषा कहते हैं। लेकिन उसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ज्ञान विज्ञान का भंडार उसमें है। हमारी परंपरा, धर्म, संस्कृति, हमारे जो प्राचीन ज्ञान है उसको सुरक्षित रखने में उस भाषा का बड़ा योगदान है या उस भाषा की जरूरत है। तो कई बार इसे पुस्तकालय भाषा भी कहा जाता है। जैसे ग्रीक है, लैटिन है, और कई बार अब तो हम संस्कृत को भी बहुत से लोग मृत भाषा में स्वीकार करने लगे हैं, जबकि बहुत सारे विद्वान संस्कृत को मृत भाषा नहीं मानते भी, लेकिन कई लोग मानने भी लगे हैं। यानी वो भाषा जो अब कम प्रयोग की जा रही है। तो ये देखिए प्रयोग के आधार पर भाषा के प्रकार। इसके बाद होते हैं निर्माण के आधार पर, यानी भाषा कैसे निर्मित हो रही है, बन कैसे रही है। इसके आधार पर दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक तो सहज भाषा, यानी वो भाषाएं जो सामान्य रूप से प्राकृतिक तरीके से सहज रूप से निर्मित होती चली जाती है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, कोई भी भाषा आपको हिंदी अगर आई है तो सहज रूप से धीरे धीरे विकसित होते हुए वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी आई, तो एक सहज रूप में विकास होता चल रहा है, तो ये सहज भाषा होती है। इसके अलावा कृत्रिम भाषाएं, यानी अलग अलग भाषाओं को, यानी विभिन्न भाषाओं के बीच से कुछ सार्वभौमिक रूपों को लिया जाता है और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषण करने में सुविधा हो सके, इसके लिए कृत्रिम भाषा का निर्माण किया जाता है। ऐसे कोशिश की गई, जैसे एस्पेरेंटो, ये बहुत ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन इसमें कोशिश की गई थी कि भिन्न भिन्न
जो देश हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं को लेकर के एक भाषा ऐसी बनाई जाए जिससे सब में सुविधा हो। इसके साथ साथ जो कूट भाषा जिसको हम कह रहे हैं वो भी कृत्रिम है। इसके बाद जो दूसरा आधार हम लेते हैं वो लेते हैं मानकता के आधार। तो इस आधार पे भाषा एक तो मानक भाषा हुई जिसको हम निश्चित भाषा कहते हैं, जो व्याकरण सम्मत होती है, जो प्रयोग सम्मत होती है, लोक सम्मत होती है, जिसके प्रयोग में एक रूपता होती है, तो इसको हम मानक भाषा कहते हैं। फिर होती है मानकेतर भाषा, यानी वो भाषा जो लोक में तो स्वीकृत है, यानी हम उसका प्रयोग तो करते हैं भाषा में, लेकिन वो मानक रूप नहीं है, व्याकरण सम्मत नहीं है। कई बार होता है कि जब व्याकरण सम्मत ना होने के बाद भी हम सामान्य बातचीत में या अपने बात व्यवहार में, अपने संप्रेषण में उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो लोग उसको स्वीकार भी कर रहे होते हैं। जैसे हमने कहा मैंने घर जाना है, तो उससे किसी ने बहुत ज्यादा कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, जबकि होना चाहिए था मुझे घर जाना है। लेकिन अगर मैंने घर जाना है तो ये मानकेतर भाषा है। इसके साथ होती है तीसरी अमानक भाषा, यानी वो भाषा जो ना तो व्याकरण सम्मत है ना ही लोक सम्मत है, ना तो उसको प्रयोग करने की इजाजत। इसके बाद एक और चीज होती है जिसको अपभाषा, अभाषा या स्लैंग कहते हैं। ये बिल्कुल भी मान्य है। ये भाषा लिखित भाषा में तो प्रयोग ही नहीं की जानी चाहिए। ये अनौपचारिक रूप में ही कई बार प्रयोग हो जाती है, जिसको हम अशिष्ट कह सकते हैं, अग्राह्य कह सकते हैं। स्थानीय बोलचाल में इसका प्रयोग अक्सर हो जाता है, जैसे गालियां, जब आप किसी को गाली देते हैं तो ये अभाषा है। या जब आप कुछ अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हो, जो कि माना जाता है कि आपको नहीं करना चाहिए, किसी भाषा का इस्तेमाल करते समय आप ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो इसको हम अभाषा या स्लैंग के रूप में देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम भाषा के प्रकार करते हैं, जैसे प्रकार के आधार पे करते हैं, ऐतिहासिकता के आधार पे करते हैं, सम्मिश्रण के आधार पे करते हैं। तो भिन्न भिन्न आधारों पर मुख्य प्रकार हमने आपको बता दिए, इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। हर देश की अपनी भाषा है, हर क्षेत्र की अपनी भाषा है। यहाँ हम जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हम यहाँ पे हिंदी के छात्र हैं, हम यहाँ पर हिंदी की भाषा के बारे में बात करेंगे। पूरे विश्व में अनुमान किया जाता है कि लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन सभी भाषाओं का भाषा परिवार या भाषा समूह बनाए गए। ध्वनि, व्याकरण, शब्द समूह के आधार पर जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं, यानी भिन्न भिन्न भाषा परिवार जब हम बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बोलने वालों की संख्या और क्षेत्रफल, साथ ही साहित्यिकता, इन सभी दृष्टिकोणों से जो सबसे बड़ा भाषा परिवार बनता है वो है भारोपीय भाषा परिवार। यानी भारत से लेकर यूरोप तक जो भाषाएं फैली हैं वो एक ही भाषा परिवार की सामान्य है, तो इनको नाम दिया गया है भारोपीय। ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस परिवार की 10 शाखाएं हैं। तो 10 शाखाओं में से एक जो शाखा है वो है भारत ईरानी शाखा। हमें हिंदी की बात करनी है तो इसलिए हम उन सभी 10 शाखाओं के बारे में यहाँ बात नहीं करते हैं। उसमें से एक शाखा जो है भारत ईरानी शाखा, उस पर हम बात करते हैं। तो ये जो भारत ईरानी शाखा है, इसमें भारत की भाषाएं यानी आर्य भाषा, ईरानी और कन्नड़ आती है। तो इसकी जो एक उप शाखाएं हैं, जो इस भारत ईरानी शाखा की, वो 3 उप शाखाएं हैं। एक भारतीय आर्य भाषा, दूसरी ईरानी और तीसरी दरद। तो इन 3 उपशाखाओं में फिर हम ईरानी और दरद को छोड़ देते हैं और भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उनके बारे में। तो एक इसमें महत्वपूर्ण उपशाखा भारत ईरानी शाखा की है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम इसको देखते हैं, तो हम इसे कालक्रम की दृष्टि से इसको एक ऐतिहासिक कालक्रम निकालते हैं और कई भागों में बांटते हैं। जब तो मुख्य रूप से इसको हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय सीमा है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ध्यान रखेंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। इसके बाद आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसकी समय सीमा है 501 ईसा पूर्व से लेकर के
1000 ईस्वी तक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों जो भाषाएं हैं वो इसी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की हैं। 500 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी सन 1 तक पाली है, ईस्वी सन 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृत है और 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश। इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है 1000 ईस्वी से अभी तक। जितनी आप इस समय में हम भाषाएं भारत में देख रहे हैं, जो खासतौर पर उत्तर भारत की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, ये सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आती हैं और लगभग सभी का जो आरंभ होता है वो 1000 ईस्वी से होता है। तो यानी हमें हिंदी पढ़ना है तो ये हिंदी जो है ये भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की एक प्रमुख भाषा है। अब हम सीधे बाकी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको हम छोड़ देते हैं, हम केवल हिंदी को लेते हैं। तो हिंदी के बारे में जब हम फिर से उसका कालखंड आधार पर देखते हैं कि हिंदी जब 1000 से शुरू हो रही है और आज तक जब पहुंचे हैं हम 2200 तक, तो हिंदी की स्थिति क्या रही है, जिसको हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल यानी 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी, ये जो समय है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, इसमें अभी अपभ्रंश का प्रभाव चल रहा है। इसके ठीक पहले 500 से 1000 ईस्वी अपभ्रंश का काल है। तो अपभ्रंश एकदम से कोई भी भाषा एक दिन में बनती बिगड़ती नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 1000 से अगर अपभ्रंश खत्म होकर हिंदी शुरू हो रही है तो अब बिल्कुल अपभ्रंश बंद हो गई होगी, कोई अपभ्रंश बोल ही नहीं रहा होगा या अपभ्रंश का प्रभाव ही नहीं रह गया होगा, ऐसा नहीं है। 100 साल 200 साल तक पता भी नहीं चलता कि भाषा कौन सा रूप ले रही है। तो यहाँ पर अपभ्रंश का पर्याप्त रूप से प्रभाव है। हिंदी का भी स्वरूप निश्चित नहीं है इस कालखंड में। अपभ्रंश से हिंदी धीरे धीरे अलग होने लगी है, उसमें बाकी भाषाओं के शब्द जुड़ने लगे हैं, जो उसकी अवधी और भोजपुरी जैसे जो बोलियां हैं वो अलग अलग से अपना रूप लेने लगी हैं। साथ में अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द अब हिंदी में आने लगे हैं, उनका आगमन होने लगा है। बहुत सारे नवीन व्यंजन आने लगे हैं। अब सहायक क्रियाएं और प्रसर्गों का प्रयोग ज्यादा होने लगा है और नपुंसकलिंग तो लगभग खत्म ही हो गया है। आपको अगर संस्कृत आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा पहले 3 लिंग होते थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लगभग अपभ्रंश के समय से नपुंसकलिंग खत्म होने लगा था और हिंदी तक आते आते नपुंसकलिंग लगभग खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं हम मध्यकाल। मध्यकाल की जो समय सीमा है वो है 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक। इस समय में अपभ्रंश अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब जो हिंदी की बोलियां हैं, ब्रज, अवधी, ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने लगी है और बहुत इनका जो साहित्य है और इनका जो चलन है वो बहुत व्यापक स्तर पे होने लगा है। साथ ही अरबी फारसी के शब्द तो आ ही रहे हैं, अब यूरोपियों से संपर्क भी होने लगा है। तो पुर्तगाली, स्पेनी या फ्रेंच, अंग्रेजी, ये शब्द भी भाषा में शामिल होने लगे हैं। और एक और बड़ी विशेषता जो मध्यकाल की है वो ये है दक्षिणी का आरंभ और विकास इसी समय में होता है। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल यानी 1800 से लेकर अभी तक। अब 1800 के बाद का इतिहास जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जब हम देखें तो खड़ी बोली का व्यापक प्रचार प्रसार शुरू होता है। हिंदी की जो बोलियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र विशेष में बोली जा रही है, उनमें साहित्य रचना हो रही है, काम चल रहा है, लेकिन खड़ी बोली का विस्तार काफी आगे बढ़ रहा है। उसके अपने राजनीतिक और सामाजिक कारण थे जिसके कारण ऐसा हुआ। वो जब हम हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजी का प्रभाव बहुत ज्यादा होने लगा है। अब बहुत सारी नई ध्वनियां हमारी वर्णमाला में शामिल हो चुकी हैं। जैसे जो आधा अ की मात्रा है, जैसे आप डॉक्टर, ऑफिस जब लिखते हैं तो जो आप बड़ा आ लिखिए उसके ऊपर आधा चंदा लगाते हैं, तो ये अब हमारी वर्णमाला में शामिल हो गई है। इसके साथ साथ अरबी फारसी तो पहले से ही आ गई है, तो ज और फ, जिसमें ज और फ के नीचे आप बिंदी लगाते हैं, वो भी हमारी वर्णमाला में अब शामिल हो गई थी। अब जब भारत आजाद हो जाता है 1947 के बाद, तो राजभाषा तो संविधान बना तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। तो उसके बाद भिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण पे बड़ा काम किया गया, हिंदी का मानक रूप स्थिर किया गया। तो विज्ञान और वाणिज्य, चिकित्सा शास्त्र, इन सब के संबंध में पुस्तकों की रचना करनी थी, हिंदी का प्रयोग प्रचार प्रसार बढ़ाना था। तो बहुत सारे आयोग बने
बहुत सारे ऐसे जो शब्दावलियों के निर्माण के लिए संस्थाएं बनी, और इससे अब हिंदी का जो आप कह सकते हैं कि जो भाषा है, जो शब्द हैं, वो बहुत विस्तृत हो चुके हैं। और आधुनिक काल में हिंदी विशेष तौर पे खड़ी बोली बहुत आगे बढ़ रही है, और उसकी शब्द की संपदा जो है वो लगातार ही समृद्ध होती जा रही है। इसका स्वरूप और क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जब हम अब हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना है कि हम हिंदी का मतलब केवल खड़ी बोली होता है, या हिंदी का मतलब जो बाकी उसकी बोलियां हैं वो भी है। तो हम हिंदी भाषा की जब बात करते हैं तो 3 संदर्भों में करते हैं। एक तो उसका भौगोलिक संदर्भ, यानी वो कहाँ-कहाँ बोली जाती है, किस तरीके से बोली जाती है, और उसके बाद साहित्यिक संदर्भ और प्रयोग और विस्तार। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं भौगोलिक संदर्भ, यानी हिंदी जो है वो कहाँ-कहाँ, पहले भारत की बात करते हैं, तो कहाँ-कहाँ बोली जाती है। तो अगर पूरब से हम शुरू करते हैं, भारत का नक्शा अगर आपको ध्यान हो तो आप पूरब से देखें तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये है हिंदी का क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र की हिंदी को हम 5 वर्गों में बांट लेते हैं, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, जिसको उपभाषा वर्ग कहते हैं। विद्वान इस पर ज्यादातर सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदी को समझने के लिए, उसकी बोलियों को समझने के लिए इस वर्गीकरण का सहारा तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम वर्गीकरण का सहारा लेते हैं, तो हमें जो सबसे बड़ा फर्क मिलता है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली आती है। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियां, ये जो आपकी 5 बोलियां हैं, ये शौर सेनी अपभ्रंश से निकलती है। अपभ्रंश के ठीक बाद हिंदी है। तो हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं वो सब अपभ्रंश के ही किसी न किसी रूप से निकलकर सामने आ रही है। तो खड़ी बोली की बात करें सबसे पहले, तो खड़ी बोली भी जो शौर सेनी अपभ्रंश है उसके उत्तरी रूप से निकलकर सामने आती है, और कुरु प्रदेश से संबंधित है, जिससे इसको कौरवी भी कहते हैं। ये देहरादून के मैदानी हिस्से से लेकर मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में ये बोली जाती है। खड़ी बोली में साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में है। अभी आप हिंदी के नाम पर जितना भी साहित्य पढ़ रहे हो, खड़ी बोली का ही साहित्य है। बड़े बड़े कवि, प्रेमचंद जैसे लेखक, यानी गद्य और पद्य दोनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत समृद्ध है। साथ में मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी को ही लिया जा रहा है। राजभाषा के रूप में ये खड़ी बोली हिंदी ही स्वीकृत है। संपर्क भाषा के रूप में भी खड़ी बोली हिंदी ही स्वीकृत है। विश्व में इसके बोलने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद दूसरी बोली पश्चिमी हिंदी की है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा भी जो है वो शौर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से निकल के आती है। मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रसार सबसे ज्यादा था, यानी जब आप भक्ति काल और रीति काल का समय देखते हो तो ये समय ब्रज भाषा का ही समय है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक, गुजरात और इधर आप गुजरात राजस्थान से लेकर बंगाल तक ब्रज भाषा का प्रसार। जब आप ब्रजबुली की बात करते हो तो उसमें भी बंगला के साथ ब्रज ही मिल गए। राजस्थानी में आप रचनाएं देखते हो तो वहां भी ब्रज ही मिल गए। तो दूर दूर तक इसका प्रसार था। साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध भाषा है। आपको पूरा कृष्ण भक्ति का साहित्य, पूरा रीति काल का साहित्य आपको ब्रज भाषा में मिलता है। इसके साथ ही इसका जो क्षेत्र है, मथुरा को केंद्र में लेते हैं तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, इसके आसपास का क्षेत्र ब्रज भाषा का क्षेत्र है। इसके बाद आते हैं हरियाणवी, शौर सेनी अपभ्रंश से ये भी निकल रही है, और राजस्थान और पंजाब की सीमा से हरियाणा लगता है। तो इन दोनों भाषाओं का जो प्रभाव है वो हरियाणवी है। इसको जाटू या बांगरू भी कहते हैं। इसमें लोक साहित्य ही मिलता है, इसमें लिखित साहित्य लगभग नहीं मिलता। तो हरियाणा और दिल्ली के आसपास के जो ग्रामीण इलाके में बोली जाती है, पटियाला के आसपास बोली जाती है। इसके बाद 2 और बोलियां हैं, कन्नौजी और बुंदेली। बहुत से लोग कहते हैं कि इसे ब्रज भाषा की उपबोली मान लेना चाहिए, और बहुत से लोग इसको अलग अलग देखते हैं, तो इसको फिलहाल अलग बोली के रूप में ले रहे हैं। तो शौर सेनी अपभ्रंश से ये भी निकलती है, और इसका केंद्र कन्नौजी जैसा कि नाम है तो कन्नौज है। ये अवधी और ब्रज भाषा के बीच में पड़ता है कन्नौज। इसमें लोक साहित्य ही मिलता है लगभग। फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, शाहजहांपुर, ये इसके इलाके हैं जहाँ ये बोली जाती है। इसी तरह से वो जो बुंदेली है ये भी शौर सेनी अपभ्रंश से निकलती है, और जो बुंदेलखंड है
यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा से लगते हुए क्षेत्र हैं जो बुंदेलखंड कहलाते थे, ये वहाँ की बोली है। इसमें भी लोक साहित्य बहुत समृद्ध है इसका। किशोरी के भाग बहुत प्रसिद्ध है। झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर, ओरछा, ये आसपास के इलाकों में बुंदेली बोली जाती है। तो ये तो हुई पश्चिमी हिंदी की बोली। इसके बाद हम आते हैं पूर्वी हिंदी। ये जो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती हैं। पश्चिमी हिंदी की शौरसेनी अपभ्रंश से और पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये जो अवधि है ये अवध क्षेत्र की बोली है, यानी लखनऊ, अयोध्या, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। इसमें साहित्य भी है और लोक साहित्य भी है, दोनों ही रूपों में ये बहुत समृद्ध है। रामचरितमानस जैसा साहित्य विश्व साहित्य का विश्व काव्य कहलाता है, अवधि में ही लिखा गया है। इसके राम काव्य के अलावा जो सूफियों का काव्य है, पूरा सूफी साहित्य अवधि में ही लिखा गया है। आधुनिक काल में भी अवधि पे बड़ा काम हुआ है। रमई काका है, पढ़ीस है, बंशीधर शुक्ल हैं, तो ये बड़े लेखक हैं। इसके बाद पूर्वी हिंदी की जो दूसरी बोली है वो है बघेली। बघेली जो है ये भी अर्धमागधी से निकलती है, और जो बघेल खंड कहलाता था रीवा और इसके आसपास का इलाका, कोई वहां की बोली है। जैसे जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन सब जगहों पे बघेली बोली जाती है, और ये केवल लोक साहित्य ही इसमें मिलता है। इसके बाद आती है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी में ये अर्धमागधी से ही निकलेगी। लरिया खलताही की हम बात पहले भी कह रहे थे, जिसका नाम लरिया खलताही भी है। इसके अलावा इसमें बिलासपुरिया, सरगुजिया या ऐसी इसकी उपबोलियां भी हैं। जिसका केंद्र छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो अब अलग होकर राज्य बन चुका है, तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर, ये दुर्ग, इन सब इलाकों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी पहले कैथी लिपि में, देवनागरी में तो लिखी जाती है, पहले कैथी लिपि में भी लिखी जाती थी, लेकिन अब देवनागरी लिपि कहीं 50 ज्यादा है, तो अब ये दूसरे में लिखी जा रही है। तो यह इसमें भी लोक साहित्य ही ज्यादा आपको मिलता है। तीसरा वर्ग है बिहारी, जिसमें आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी बिहारी हिंदी की सभी बोलियां मागधी अपभ्रंश से निकलती हैं। जो पूर्वी हिंदी की थी वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकल रही थी। बिहारी हिंदी की बोलियां मागधी अपभ्रंश से निकलती हैं। तो बिहार में शाहबाद जिला है, उसका जो भोजपुर कस्बा है उसके नाम पर उसका नाम भोजपुरी पड़ा है। इसका क्षेत्र काफी विस्तृत है। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आरा, छपरा, बस्ती, आजमगढ़, सिवान, बक्सर, इन सब देशों जगहों में तो बोली जाती है। साथ ही विदेशों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रसार भोजपुरी का है। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इन सब देशों में भी इसका भोजपुरी का प्रचार प्रसार है। लोक साहित्य तो बहुत समृद्ध है, और लगभग 20वीं सदी से इसमें लिखित साहित्य में जो आपका, जिसको आप लिखित साहित्य कह सकते हो, साहित्यिक रचनाएं भी शुरू होती हैं। उपन्यास, कविताएं, कहानियां, सब कुछ इसमें लिखा जाता है। दूसरी बोली है मगही। ये भी मागधी अपभ्रंश से निकलती है। जो मगध इलाका था, पटना और उसके आसपास का जो इलाका है, पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर, इन सब जगहों पे बोली जाती है, और अब उसमें लोक साहित्य ही केवल मिलता है। इसके बाद इसमें आती है मैथिली। जो मैथिली है वो मिथिलांचल की भाषा है या बोली है। ये आपका सिर्फ विद्यापति का साहित्य से नहीं है, मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। तो नेपाल की तराई से लेकर के जो बिहार के उत्तरी वाले जो मिथिलांचल वाले हिस्से हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें लोक साहित्य भी है और इसमें लिखित साहित्य भी है। साथ ही जो मैथिली को अब संविधान की अनुसूची में भी स्थान मिल चुका है। चौथा वर्ग है राजस्थानी। राजस्थानी में जयपुरी, निवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये जयपुरी को अब साहित्य अकादमी में स्थान मिल चुका है, तो इसलिए जब साहित्यिक रचनाओं पे जब पुरस्कार की साहित्यकार की बात आती है, तो ये जो राजस्थानी वाली जो भाषा, ये चारों वर्ग की जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, ये जो है ये हिंदी में अब शामिल नहीं है। जयपुरी, इसको ढोंढानी भी कहते हैं, जयपुर और उसके आसपास की बोली है। इसी तरह से जो मारवाड़ और उसके आसपास की बोली है, इसको हम जो डिंगल की बात करते हैं, आदिकाल में डिंगल है, या मीराबाई के जो पद हैं वो इसी में है, मारवाड़ी में। ये जो बोली है ये आपका जो जैसलमेर, बीकानेर, इसके आसपास की, जोधपुर, इसके आसपास की।
इसी तरह मेवाती है, तो मेव जाति के नाम पे वहाँ पे प्रधानता थी, इसलिए मेवाती कहा गया। ये जो राजस्थान की सीमा जो हरियाणा के साथ लगती है, वो इस सीमा पर बोली जाती है मेवाती, तो उस पर हरियाणवी का भी काफी प्रभाव रहता है, इसमें भी लोक साहित्य मिलता है। इसके बाद मालवी जो है, ये जो मालवा अंचल है, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा दक्षिण की तरफ मिलता है, इंदौर और उसके आसपास का इलाका, कुछ राजस्थान का कुछ मध्य प्रदेश का लेकर के ये मालवी मिलती है, इसमें भी लोक साहित्य मिलता है। जयपुरी में और मारवाड़ी में अब साहित्य लगभग आप अगर देखें तो आपको लिखित साहित्य भी मिलने लगा। तो ये तो हो गई, इसके साथ पहाड़ी वर्ग का भी बच रहा है। पहाड़ी वर्ग की जो भाषा है, पांचवा वर्ग है पहाड़ी भाषा। ये जो पहाड़ी बोलियां हैं, इनमें हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी और इसके साथ साथ नेपाली भी शामिल की जाती है। जो हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी छोटी छोटी जो बोलियां हैं, जैसे चंबा की बोली चमोआली है, टोंथली है, इसी तरह कई सारी बोलियां मिलकर के जो एक बोली बनाती है, जिसको हम हिमाचली कह रहे हैं, भाषा वर्ग में लेकर के आ रहे हैं। ये शिमला और उसके आसपास की बोली है। फिर आती है गढ़वाली, यानी जो गढ़वाल मंडल है, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। तो जो गढ़वाल मंडल की बोलियां हैं, देहरादून और उससे ऊपर की जो बोलियां हैं उसके आसपास की, वो गढ़वाली में आती हैं। जो कुमाऊं मंडल है, यानी नैनीताल, अल्मोड़ा, जो वहां से लेकर के चलते हैं, तो ये आ रही है आपकी कुमाऊं मंडल की, तो ये कुमाऊनी में आती है। इसके साथ ही नेपाली है, जो आपकी नेपाल की भाषा है, साथ साथ में सिक्किम और दार्जिलिंग में भी बोली जाती है। तो ये तो नेपाल की राष्ट्रभाषा है, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं इसको हिंदी में क्यों शामिल करना चाहिए, लेकिन ये सिक्किम और दार्जिलिंग में भी बोली जाती है, तो इसलिए एक नेपाली का एक बोली के रूप में रखा जाता है। तो बहुत से लोग इसको मानते हैं, बहुत से लोग इसको अलग। ये है हिंदी की बोलियां। ये 18 बोलियां हैं, जिसके जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ये सभी उसमें समाहित हैं। हिंदी की आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हिंदी की जो बोलियां बन किससे रही है। तो हमें वर्ण चाहिए, वर्णमाला चाहिए, जिसके बाद हिंदी की व्याकरण शुरू होगी। तो व्याकरण की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी जो हम चर्चा करते हैं वो हम कर लेते हैं थोड़ी सी व्याकरण की, वर्णमाला की। तो जो भाषा की जो ध्वनि है, उन ध्वनियों के लिए हम प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं कि जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसका फिर हम कोई दूसरा और खंड उसके नहीं कर सकते हैं, तो वो वर्ण कहलाता है। और ये जो ध्वनियां हैं जो उच्चारित की जाती हैं, फिर उसका लिखित दोनों के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है। ये जो प्रतीक चिन्ह है, यही वो वर्ण कहलाता है। हम हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि पहले हिंदी महाजनी में, कैथी में, मारवाड़ी में भी लिखी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे देवनागरी लिपि स्वीकृत हो गई है। तो हम देवनागरी लिपि की ही यहाँ पे बात करेंगे। तो देवनागरी लिपि में जो प्रतीक चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं वर्णों के लिए, उनका जो एक व्यवस्थित समूह है, यानी वर्णों का जो क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह है, वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की जो वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन में विभाजित होती है। स्वर यानी जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जिसको बोलते समय कोई अवरोध नहीं होता, मुख विवर्तुला में उसमें पूरी गूंजती रहती है, जिसको बहुत देर तक बोल सकते हैं। और व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं, तो स्वर की सहायता से ही उच्चारित किए जाएंगे, जिनको उच्चारण करते समय कोई ना कोई अवरोध जरूर उत्पन्न होगा, जिनका हम स्वतंत्र रूप से बहुत लंबा देर तक उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बोलेंगे क, तो क रुक जाएगा, अ ही सुनाई देने लगेगा, तो इसको हम व्यंजन कहते हैं। जो हिंदी की वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन में विभाजित है। तो जो स्वर है वो है अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसके साथ अनुस्वार है अंग, विसर्ग है अ, फिर व्यंजन शुरू होते हैं। व्यंजनों में पहले आपके पास 5 वर्ग हैं, जिनमें 5-5 वर्ण हैं। जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ इ, ट वर्ग ट ठ ड ढ, त वर्ग त थ द ध न, फिर आपका प वर्ग प फ ब भ म। इसके बाद होते हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी य र ल व, फिर ऊष्म श श स ह, फिर संयुक्त व्यंजन है छ त्र य श, और फिर आगत व्यंजन है जो हमने पहले बताया था कि जैसे आधा और ज और फ। और इसके अलावा 2 विशेष व्यंजन हैं, जैसे ड़, जैसे गिर पड़े तो ड़, और ढ, जैसे पढ़ना।
तो ये दो विशेष व्यंजन हैं। ये बनती है हमारी वर्णमाला। इसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। इसके आधार पर ही उपभोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब रहेगा और व्याकरणिक इकाइयां होंगी और हिंदी की संरचना को ये सब एक व्यवस्थित रूप उसका आकार प्रदान करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर धन्यवाद।